कल हम लोगों ने इटली के एकीकरण को देख लिया है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जर्मनी का एकीकरण। कैसे जर्मनी का एकीकरण हुआ उसको देखेंगे। जिस टाइम पे इटली के एकीकरण की लड़ाई चल रही थी, कल पढ़ लिया भैया, वहां ले तू पढ़ ले हैं। 1871 में इटली के एकीकरण हो गए। देख कहाँ है 1871, तो ऐसे हो गए। तू वहां ले हाईलाइट किया है। हाँ जी, कल ही नहीं बताए कि इटली के एकीकरण कब हुआ है। 1871 कहाँ है? तो कह रहा है कि ना तू 1822 ठेले पढ़ेला है, काउंट के मृत्यु हुए ले, एकीकरण नहीं करवाए थे जी। तो जिस टाइम पे लड़का सब इधर देखो, जिस टाइम पे इटली का एकीकरण हो रहा था, उसकी लड़ाई चल रही थी, उसी टाइम पे जर्मनी के एकीकरण की भी लड़ाई चल रही थी। और 1871 में इटली के एकीकरण हुआ और 1871 में ही जर्मनी का भी एकीकरण हो जाएगा। इटली के एकीकरण में क्या बाधा थी, कैसे मेजनी, काउंट काउड और गैरीबाल्डी ने उसको खत्म किया और इटली का एकीकरण किया। फिर उसमें विक्टर इमैनुअल भी था। कैसे इन लोगों ने मिलकर के वो काम किया, उसको हम लोगों ने कल देखा। आज हम लोग क्या देखेंगे जी? जर्मनी के एकीकरण क्या समस्याएं हैं और कौन इसको कैसे लड़के सॉल्व करके जर्मनी के एकीकरण करेगा। तो देखिए, थोड़ा सा चलते हैं जर्मनी के इतिहास में पीछे। देखो, अगर हम लोग मध्यकाल में चले, खास करके 800 ईस्वी में, तो 800 ईस्वी में एक राजा है जिसका नाम है यहाँ पे सरलमा कहो या सोरलेमन कहो, ठीक। उसने क्या किया, उसने पूरे जर्मनी को संगठित रूप से एकत्रित करके अपने हाथ में सत्ता लेकर के और शासन व्यवस्था को चलाया। यानी 800 ईस्वी में जर्मनी टूटा फूटा हुआ स्थिति में नहीं था, एक था। समझ गए? शासन चलाया, लेकिन जैसे जैसे वो आधुनिक युग के तरफ पहुंचा, राजा कमजोर पड़ेगा और छोटे छोटे यहाँ पे राज्य का उद्भव होगा। यानी 800 ईस्वी में पूरे जर्मनी का एक राजा था और उसके बाद धीरे 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 इसमें टुकड़े टुकड़े में क्या होने लगा, बंटने लगा इस तरह से। और आगे चल के आधुनिक काल आते आते पूरा जर्मनी कितने भागों में टूट गया? 300 टुकड़ों में। जो सरलमा यहाँ पे एक जर्मनी पे शासन करता था, वो जर्मनी कितने भागों में टूट गया? मध्यकाल से आधुनिक काल में आते आते। समझ गया? ये टुकड़े टुकड़े में बटा। कल मैप में ना देखा कितना बड़का है ना, तो इसे लंबे, ये जर्मनी है, ठीक। अब देखो यहाँ पे, तो जब ये 300 टुकड़े में टूटा तो यहाँ की सामाजिक जीवन एक दूसरे से अलग हो गया, राजनीतिक जीवन एक दूसरे से अलग हो गया, यहाँ तक कि धार्मिक जीवन भी इन लोगों का एक दूसरे से अलग हो गया। हाँ, जब बटा था 300 टुकड़ा के अपना अपना सामाजिक जीवन है, अपना अपना राजनीतिक जीवन है, अपना अपना धार्मिक जीवन है। और जब तक इनमें से कोई आपके साथ मैच नहीं करेगा, आपका उसके साथ लगाव नहीं होगा। आप अगर हिंदू हैं तो दुनिया के कोई भी देश में हिंदू होगा तो वहाँ से तुमको लगाव हो जाएगा, क्योंकि वो तुम्हारे धर्म के है। आप जिस जाति के, उस जाति का कहीं भी कोई व्यक्ति रहेगा तो उससे आपको एक्स्ट्रा लगाव रहेगा, भले आप उसको जानते हैं या न जानते हैं, क्योंकि जाति आपका है, आपके क्षेत्र का होगा तो उससे लगाव आपका हो जाएगा। लेकिन अगर ये सारी चीज़ें मैच ना करे तो लगाव होने की संभावना नहीं है। फिर भी हो सकता है, लेकिन उस दौरान देखो, अगर उससे संबंधित हो तो ज़्यादा चांसेज होते हैं कि आप दोनों नज़दीक जाएंगे। अब ये सब 300 टुकड़ा में बटा हुआ है और सब एक दूसरे से अलग है, तो यहाँ पे इन लोगों के मिलने की जो संभावना है वो बहुत कम है, क्योंकि ये सब अलग अलग है। साथ ही साथ देखो, ये हमने के जर्मनी, तो मान लो जर्मनी को हम ऐसे बांट दिए दो भाग में, तो ऊपर हो जाएगा उत्तर और नीचे हो जाएगा दक्षिण। अब उत्तर वाला में देखो, उत्तर में लोग रहते हैं प्रोटेस्टेंट, ठीक, और दक्षिण में लोग रहते हैं कैथोलिक। ये दोनों ईसाई धर्म के दो हिस्सा है, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक। राजनीति में भी तुम लोगों को हम
पढ़ाएंगे। इसके चलते कितना लड़ाई उधर हुआ है उसको भी हम दिखाएंगे, कितना सारा देश टूट गया प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक के चक्कर में, समझ गए। तो एक ही धर्म है, जिसे हम लोग कैसे हिंदू धर्म में है तो कोई विष्णु जी के पूजा कर रहा है, कोई शिव जी के, दोनों एक ही धर्म के देवता हैं, लेकिन विष्णु जी शिव जी वाला के देखेला तैयार ना हो, शिव जी विष्णु जी वाला के देखेला तैयार ना हो, जो एक दूसरे के भक्त हैं। उसी प्रकार यहाँ पे होता है प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक। तो ऊपर में प्रोटेस्टेंट ज्यादा है और नीचे में कैथोलिक ज्यादा है। अब दोनों के विचारधारा एक दूसरे से थोड़ा सा अलग है, तो दोनों के मिलने की संभावना नहीं है। यहाँ पे जितने भी 300 टुकड़े थे, उन टुकड़ों में सबसे इंपॉर्टेंट जो था, सबसे शक्तिशाली जो था, वो कौन था? प्रसा था। ठीक, वो बाकी पर अपना प्रभाव जमा के रखता था, वहाँ के राजा जमा के रखता था, और चाहता था कि कभी भी ये जर्मनी के जो लोग हैं 300 टुकड़े के, वो एक साथ में न हो, यानी एकीकरण इसका न हो। ठीक, तो यहाँ पे ये चीज हो गया। प्रसा कहाँ है? ऊपर में। ठीक, नीचे के लोग जो हैं वहां पे होता था डायट। डायट समझते हो? जैसे हमनी के संसद है ना, जो नियम कानून बनाता है, वैसे ही नीचे में होता था डायट, जो इन देशों के जो टुकड़े टुकड़े में बट गया था, वहाँ की समस्याओं के लिए एक साथ मिलते थे, उसके लिए कुछ कुछ काम करते रहते थे। ऊपर वाला में कौन है सबसे शक्तिशाली? प्रसा है, और प्रसा ये सारी चीजें करने नहीं देता है। कोई भी एकीकरण वगैरह के बात करेगा तो ये बीच में घुस जाएगा। जब हमनी के पढ़ रहे थे वियना कांग्रेस सम्मेलन, तब बताए थे कि उस सम्मेलन में प्रसा भी था ना जी, ऑस्ट्रिया भी था, और इन लोगों का उद्देश्य क्या था? पुरातन व्यवस्था को फिर से लागू करना। तो क्या प्रसा इन टुकड़ों को एक होने देगा? प्रसा उसके विरुद्ध में, वो पुरातन व्यवस्था चाहता है, राजा की शक्ति होनी चाहिए, जो वो चाहे वो हो। और नीचे डायट है, लेकिन डायट की भी कोई खास शक्ति है नहीं। लोग मिलते हैं अपना डायट में, जैसे हम लोग संसद में मिलते हैं वैसे, लेकिन कोई खास उसका प्रभाव नहीं था, समझ गए। और इस कारण से दूर दूर तक कहीं भी संभावना नहीं था कि पूरे जर्मनी का एकीकरण होगा, क्योंकि सब बंटा हुआ है, धर्म बंटा हुआ है, शासन करने का तरीका बंटा हुआ है, सामाजिक जीवन भी बंटा हुआ है, और कहीं से भी तुमको एकता होने की संभावना नहीं दिख रही है। तभी आ जाता है यहाँ पे 1806 में, शायद 1806 होगा, दिले है, हाँ 1806 है। 1806 ईस्वी में एक व्यक्ति जिसका नाम है नेपोलियन बोनापार्ट, वो आया और इन 300 टुकड़ा को, ये जो 300 टुकड़ा में पूरा जर्मनी टूटा हुआ है ना, इन सब को वो जीता। यहाँ के राजाओं को हरा हरा करके वो पूरे जर्मनी को जीत गया, और जीत करके 300 टुकड़े को कितने टुकड़े में कर दिया? 39 टुकड़ा में, और नाम रखा उसका जर्मन राइन संघ। तो सबसे पहले आपका जहां भी जर्मन राइन संघ मिले उसको आप लोग अंडरलाइन करिए। और राइन संघ की स्थापना कौन किया था? नेपोलियन बोनापार्ट। कब किया? तो 1806 ईस्वी के दौरान, समझ गए। ये चीज क्लियर हुई। तो ऐसे करके इसने क्या किया? जर्मनी का एकीकरण किया। राजाओं ने नहीं किया, जनता ने नहीं किया, बल्कि सब इन्होंने मुड़ी कैले है। राजा और जनता ने एकीकरण नहीं किया था। प्रे गदावन कौन ने भूला गया? ठीक, किया कौन एकीकरण? एक फ्रांस का राजा आया, उसने जर्मनी को जीता, और उसने उन सबको एक में बांधने का प्रयास किया। जो 300 टुकड़े के राजा हैं अलग अलग क्षेत्र के, वो एकीकरण नहीं कर रहे हैं, वहाँ की जनता नहीं कर रहा है। किसी और देश के जो राजा है नेपोलियन बोनापार्ट, वो इसको जीता और इसको 39 टुकड़ा में करके एक संघ की स्थापना किया, यानी काफी हद तक उसका एकीकरण कर दिया। जब 300 टुकड़ा बना 39 टुकड़ा, तो कई सारे क्षेत्र आपस में मिले, और जब आपस में मिले तो वहीं से लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जगना शुरू हुई। क्यों शुरू हुई? तो कल के क्लास में हम बताए थे कि जो ये टुकड़े टुकड़े में बंट जाता था, तो इनका नाप तौल, खरीद बिक्री, भाषा, ये सब एक दूसरे से भिन्न होती थी। लेकिन जब उसका एकीकरण हुआ, एक दूसरे से जुड़ा, तो कई सारे उनको सहूलियत मिली। समझ में आया?
जो भाषा को लेकर के, नाप तो लेकर के, खरीद बिक्री के पैसा के वैल्यू को लेकर के जो समस्याएं थी वो खत्म हो गई। जो एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ता था वो खत्म हो गया और लोगों को लगा कि हम लोगों को ऐसे ही रहना चाहिए। और जब भी कोई इसको तोड़ने का प्रयास करेगा तो वो लोग उसका विरोध करेंगे। अब विरोध करने का मतलब उनमें राष्ट्रवादी भावना जग रही है। समझ गए? इसी दौरान जब नेपोलियन बोनापार्ट था उसी टाइम पे कुछ बुद्धिजीवी, किसान थे, कलाकार थे, कई सारे लोग आए और सबने जर्मनी के बारे में बढ़िया बढ़िया काम करना शुरू कर दिया। अगर चित्रकार है तो जर्मनी के बारे में पुराना पुराना बढ़िया बढ़िया चित्र बना रहा है कि हम लोग इतना बेहतर थे। अगर कोई गायक है तो उसके बारे में बढ़िया बढ़िया गाना का बखान कर रहा है। अगर कोई कवि है तो उसके बारे में बढ़िया बढ़िया कविता लिख रहा है, जिससे लोगों को लगे कि अरे हमारा तो जर्मनी है वो इतना बढ़िया था, हम लोग खराब हो गए हैं, तो इसको और बढ़िया बनाने की जरूरत है। तो इस तरह से कई सारे लोग आए, जिसमें एक होता है हीगेल है, कांट है, हमबोल्ट है, एडंट है, जैकब ग्रिम है। ये सभी जर्मनी के लोग हैं जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में काम किया और लोगों के अंदर राष्ट्रवादी भावना को जगाने में मदद की। जैसे देखो, हीगेल एक दार्शनिक व्यक्ति था और उसने दर्शन को पकड़ा और जो भी पुरानी चीजें थी जर्मनी के उसके बारे में वो बखान करना शुरू किया। ठीक, उसके बाद आप देख लीजिए आगे चल करके एक व्यक्ति आएगा, इसको अंडरलाइन कर सकते हैं आप, प्रसा का चांसलर बिस्मार्क। पूछ दे कि बिस्मार्क कौन था, प्रसा का चांसलर था, या प्रसा का चांसलर कौन था, तो बिस्मार्क था। ये हीगेल के विचार से बहुत प्रभावित होगा और उसके विचारधारा पर वो काम करेगा। उसके बाद देखिए एडंट जो है वो एक कवि है, उसने कविता लिखी अपने जर्मनी के बारे में कि मेरा जर्मनी कितना महान है और लोगों के अंदर राष्ट्रवादी भावना जगाया। जो चित्रकार थे वो जर्मनी के जो भी संस्कृति है उसको चित्र के रूप में प्रस्तुत किए ताकि लोगों को इस बात पे गर्व हो। तो इस तरह से सब कोई अपना यहाँ काम कर रहा था। यहाँ तक कि जो नायक नायिका है, हीरो हीरोइन, वो भी यहाँ पे फिल्म वगैरह अगर बन रही है तो उसमें भी उस चीज को दिखाया जा रहा है कि जर्मनी क्या है, बहुत ही बेहतर है। तो इस तरह से पूरा ये काम चल रहा था और धीरे धीरे लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जग रही थी। और इसी राष्ट्रवाद की भावना बढ़ते 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 अगर देखो तो ये पहुंचा छात्रों के पास और शिक्षकों के पास। जो कॉलेजेस में पढ़ते हैं, स्कूल वाले नहीं, कॉलेज में जो होते हैं, जैसे हम पढ़ रहे थे तो कहीं कॉलेज में होते और हम जो प्रोफेसर होते वो हमसे भी ज़्यादा ज्ञानी होते, तो हम में भी थोड़ा बहुत राष्ट्रवाद की समझ होती और उनमें भी होती, तो हम लोग भी मिल के उसके लिए काम करते कि नहीं हमारे देश के एकीकरण होना चाहिए। तो ये राष्ट्रवादी भावना कहाँ पहुंचा, शिक्षकों और विद्यार्थियों तक। और इन लोगों ने जर्मनी के एकीकरण के लिए, अंडरलाइन करो, ब्रुसेनसेफ्ट नामक एक संस्था के स्थापना किए। इसको अंडरलाइन कर लीजिए, ब्रुसेनसेफ्ट संस्था कहाँ था, तो जर्मनी में था, ठीक ना। तो इसकी स्थापना किए। उसके बाद यहाँ पे जो येना विश्वविद्यालय था वहाँ के, वो तो राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र बन गया था। इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए, येना विश्वविद्यालय, ठीक, ये भी जर्मनी में है। राष्ट्रवादी जितना भी आंदोलन होगा उसका शुरुआत कहाँ से होगा, तो मुख्य रूप से यहीं से होता था। लेकिन दूसरे तरफ कौन था जी, मेटरनिक। क्या मेटरनिक इस चीज को आगे बढ़ने देगा? जो ये एकीकरण की बात कर रहा है जर्मनी, क्या मेटरनिक उसको करने देगा? क्या वो इटली को करने दे रहा था एकीकरण, तो क्या वो जर्मनी को करने देगा? तो बार बार उसमें डालता था बाधा और एकीकरण के जो भी नियम था उसको क्या करता था, कुचल देता था। जब भी आंदोलन वगैरह होगा तो उसको वो दबा देता था और उसको दबाने के लिए एक नियम लाया था। और इस बार के एग्जाम में जो सब देने जाने वाला है उसके लिए एकदम MBBI क्वेश्चन ये वाला हमको एकदम 100% है कि ये फर्स्ट शिफ्ट में आए या सेकेंड शिफ्ट में आए, आने की संभावना है सबसे ज्यादा। क्वेश्चन आएगा छप के, तो देखेंगे पूछा कि नहीं पूछा। कार्लसबाद नियम कौन लागू किया था, तो लागू करने वाले व्यक्ति का नाम है बबुआ
मेटरनिक। जब भी जर्मनी में आंदोलन होता था ना, तो उसको दबाने के लिए वो इस नियम को शुरू करता था। एक दमनकारी नियम था, कानून था, जिसके तहत वो आंदोलन को दबा देता था। तो कार्लसबाद नियम किसने लागू किया था? मेटरनिक ने। मेरे तरफ से ये MBBI क्वेश्चन है, बाकी एग्जाम में देखते हैं, कुछ दिन के बाद एग्जाम शुरू है, आता है कि नहीं आता है। उसके बाद देखिए, इसी के साथ यहाँ पे आर्थिक परिस्थिति भी बढ़िया हो रही थी। पूरा जब एकीकरण हुआ 39 भाग में, नेपोलियन बोनापार्ट ने जब उसको 39 भाग में जोड़ा, तो व्यापारी सब में वृद्धि हुई। व्यापारियों को फायदा होने लगा था पहले की तुलना में अब ज्यादा, और इसलिए उन लोगों ने 1834 में अपना एक संगठन बनाया जिसका नाम है जलवरीन। अंडरलाइन पूरा मारो एकदम, यहां से लेकर के यहां तक, समझ गया। सबसे पहले सवाल, जलवरीन की स्थापना कब हुई? तो 1834 में। ये किसकी संगठन था या किसका संस्था था? तो वो व्यापारियों का था। ठीक, किसके मदद से बना है? तो प्रसा के मदद से बनाया गया है। था कहाँ? तो जर्मनी में था। तो इतने सारे सवाल इससे तुमको बन सकते हैं, तो अंडरलाइन रखो। तो ये काम भी यहाँ पे किया गया था। और इन लोगों का काम क्या था कि पहले जो जर्मनी के जो क्षेत्रीय चीजें थी, बटा हुआ था, उन चीजों से ये लोग निकल के आगे जाना चाहते थे, बढ़िया तरीके से व्यापार करना चाहते थे। जो एक्स्ट्रा टैक्स वगैरह ये सब देना पड़ता था, उस सब से ये लोग बचना चाहते थे। तो इधर इसका भी गठन हो रहा था, और इस तरह से ये काम चल रहा है। 1830 में जब फ्रांस की क्रांति हुई थी, तो इस टाइम पे इटली में भी आंदोलन हुआ था और जर्मनी में भी आंदोलन हुआ था। लेकिन ऑस्ट्रिया ने और प्रसा ने, दोनों ने मिल करके इसको कुचल दिया। यानी कि एक तरफ मेटरनिक और दूसरी तरफ प्रसा के जो राजा है, वो दोनों मिल करके इसको क्या किया? कुचल दिया। और प्रसा है कहाँ? तो अभी हम तुम लोगों को यहाँ मैप में बताए हैं कि देखो, प्रसा जर्मनी में ही था। जर्मनी के ऊपर वाले हिस्से में सबसे महत्वपूर्ण कौन था? प्रसा। तो यहीं पे है, और नहीं चाह रहा है कि इसका एकीकरण हो। और दूसरी तरफ एक और है यहाँ पे ऑस्ट्रिया, जो इसके मदद में है। तो ये दोनों मिल करके यहाँ जो भी आंदोलन वगैरह होगा 30 में 48 में, उसको ये दबाने का प्रयास करेगा। लेकिन इसी दौरान प्रसा को एक बात समझ में आएगी कि अगर हम अपने नेतृत्व में पूरे जर्मनी का एकीकरण करना चाहें तो हो सकता है। जो प्रसा के राजा है वो ये सोच रहा है। क्यों सोच रहा है? उसको पता है कि इधर में सबसे शक्तिशाली कौन है? हम हैं, प्रसा। नीचे डायट चल रहा है जो खाली नाम भर के रह गया है, कोई शक्ति तो उसको है नहीं। हम एक अच्छा खासा शक्तिशाली राज्य है। तो अगर हम चाहें तो पूरे जर्मनी का एकीकरण कर देंगे। अब वो पूरे जर्मनी का एकीकरण क्यों करेगा? अगर वो पूरे जर्मनी का एकीकरण करे तो इस पूरे इलाके का राजा कौन बनेगा? जो प्रसा के राजा है। ठीक, जो भी यहाँ से टैक्सेज है उसको मिलेगा, प्रसा को मिलेगा, वहाँ के राजा को, तो उसको फायदा है। तो उसके दिमाग में आएगा धीरे धीरे ये बात कि क्यों ना जर्मनी का एकीकरण हम अपने नेतृत्व में कर दे। जनता चाह ही रही है, और हम भी अगर चाह जाएं और अपने पक्ष में कर लें तो हमको भी फायदा हो जाएगा। और आगे चल के प्रसा ही इसका एकीकरण करना शुरू करेगा। यहाँ पे देखिए, 1848 की फ्रांसीसी क्रांति होता है। जब फ्रांस में क्रांति होता है 1848 में, पहला क्लास में पढ़ाए थे। ठीक, एक बार 1789, फिर 1830 और फिर 1848। 1789 में हुआ, तब भी आसपास के देशों पर उसका प्रभाव रहा। 30 में हुआ, तब भी रहा, और 48 में हुआ, तब भी रहा। तो 1848 में जर्मनी में भी राष्ट्रीय आंदोलन होगा। और इस बार के फायदा क्या है? इस बार मेटरनिक क्या करता है? अपने पद से इस्तीफा दे देता है 1848 में। सब पहला क्लास में तुमको हम पढ़ाए हुए हैं। ठीक, चला जाएगा। तो यहाँ पे जब वो जाएगा तब यहाँ पे दिमाग में आएगा प्रसा के कि क्यों ना इसका एकीकरण हम कर दें। ठीक, वो बात तो होगी आप लोगों को। किधर गया?
मेटरनिख के युग का अंत हो गया था। जर्मन राष्ट्रवादियों ने वागोर्गन के नेतृत्व में व्यक्ति है 1848 के पुराने संसद में बैठक बुलवाता है कि हम लोग को राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ देश का एकीकरण करना चाहिए। निर्णय लिया गया उसमें मीटिंग में कि जो प्रासा का राजा है उसका नाम था फ्रेडरिक विलियम। उस टाइम पर 1848 में राजा कौन है वहां के? फ्रेडरिक विलियम। तो ये लोग मिल करके मीटिंग किए ना कि हमने फ्रेडरिक विलियम को पूरे जर्मनी के राजा मान लेते हैं। फ्रेडरिक विलियम कहा कि तुम मान लो लेकिन हम नहीं बनेंगे। वो इस बात से इनकार कर देता है कि हमको नहीं रहना है। उसका वजह था कौन सी व्यवस्था आएगा? लोकतांत्रिक। और ये बात उसको पसंद नहीं थी। पसंद न होने का दो कारण। पहला, फ्रेडरिक विलियम निरंकुश राजा था, रूढ़िवादी राजा था। वो कहता था कि हम तोरा अनुसार काम नहीं करेंगे, हम अपने अनुसार चलेंगे। और दूसरा, इसको पता था कि अगर हम लोकतंत्र की स्थापना करेंगे तो जैसे हम फ्रांस, ऑस्ट्रिया ये सब मिल के नेपोलियन बोनापार्ट के मारे हैं, उस सब मिल के हमारा मारेगा। और सबसे ज्यादा वो डरता था ऑस्ट्रिया से, क्या कि मेटरनिख बहुत लतखोर आदमी था, निरंकुश व्यक्ति। तो देखो यहाँ पे वो एकीकरण नहीं चाहता था। वो बनने से इनकार कर दिया कि हमको वो नहीं बनना है, क्योंकि वो किससे बचना चाहता था? फ्रेडरिक विलियम कहा कि हम वैसा राजा नहीं बनेंगे। उसका दो कारण। पहला, वो निरंकुश और रूढ़िवादी राजा है, पुराने व्यवस्था को मानने वाला। और दूसरा, वो ऑस्ट्रेलिया से लड़ाई करने से बचना चाहता है। अगर वो अपनी जनता की बात मान लेवे, जो बैठक हुई है और जो निर्णय लिया गया उस बात को मान लेवे, तो अपना इसका जो सिद्धांत है वो तो जाएगा ही जाएगा। प्लस में इसको ऑस्ट्रेलिया से भी लड़ना पड़ेगा और ये किसी भी कीमत पे ऑस्ट्रेलिया से लड़ाई नहीं करना चाहता था। इसलिए वो कहा कि जी हम ऐसा राजा नहीं बनेंगे। और जब वो मना कर दिया तो जो जर्मनी के एकीकरण का जो मीटिंग हुआ था वो फेल्ड हो गया। और 1848 में मीटिंग होने के बावजूद जर्मनी का एकीकरण नहीं हो पाया। ठीक, तब देखो होगा का। जब जर्मनी के एकीकरण की बात इतना हो रहा था तो प्रासा ये बात समझ गया था कि अगर हम चाहेंगे तो एकीकरण कर सकते हैं। और पीछे होता ये है कि यहाँ पे जो फ्रेडरिक विलियम है ना, उसको छोड़ दिए का। फ्रेडरिक विलियम आगे चल के बुआ मर जाता है, ठीक ना, करने गया जी, कहानी नहीं है, आगे चल के उस कहानी में यही है। हाँ देखो, कहे ना फ्रेडरिक विलियम आगे चल के क्या होगा? मर जाएगा। इसी दौरान फ्रेडरिक विलियम की हो जाती है मृत्यु और राजा बनेगा कोई नया व्यक्ति। ठीक, जो नया व्यक्ति राजा बनता है उसका नाम है विलियम। बड़का भैया का नाम था फ्रेडरिक विलियम और दूसर का भैया का नाम है विलियम। तो वो बन गया राजा और वो चाहता था कि जर्मनी के एकीकरण हो जाए। फ्रेडरिक विलियम जो बड़का भाई है वो नहीं चाहता था, मना कर दिया। जो भी बैठक हुई सब बेकार हो गया। लेकिन ये मर जाएगा और इसको मरने के बाद इसका भाई आएगा जिसका नाम है विलियम। और वो चाहता था कि पूरे जर्मनी का एकीकरण होना चाहिए और इसीलिए वो आगे चल के क्या करेगा? अपना एक प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा जिसका नाम है बिस्मार्क। समझ गए? जर्मनी का चांसलर, प्रधानमंत्री। तो ये बिस्मार्क। अब यहाँ भी देखो, जैसे कल हम तुमको बताए थे कि विक्टर इमैनुअल और काउंट काबू दोनों राष्ट्रवादी विचारधारा के, इसलिए एकीकरण में लग गया। यहाँ पे विलियम भी राष्ट्रवादी विचारधारा के, बिस्मार्क भी चाह रहा है कि एकीकरण हो, तो वो भी राष्ट्रवादी विचारधारा के। और दोनों मिलकर अब क्या करेगा? जर्मनी के एकीकरण। अब हो शुरू होगा युद्ध। अब तक हम पीछे की कहानी पढ़ रहे थे कि क्या क्या समस्याएं थी। अब हम थोड़ा सा बिस्मार्क के थोड़ा सा जीवन देखेंगे कि कौन है, और देखेंगे कि कैसे ही कूटनीति अपना के जर्मनी के एकीकरण कर देगा। तो आ जाइए वहां पे। देखिए, बिस्मार्क पहले जो डायट था, अभी बताए थे कि जर्मनी है, शांति रहना। अभी हम आप लोगों को बताएं
कि ई बउआ तोड़ जर्मनी है, दो भाग में टूटल है, ऊपरे सबसे शक्तिशाली प्रसा है, नीचे कौन है, डायट है। इसी डायट में रहा करता था, सभी नेताओं में से एक नेता था, कौन, बिस्मार्क, समझ गया। पर यहाँ प्रसा की तरफ से वहां पे प्रतिनिधि के रूप में वो जाता था। और कहा जाता है कि ये प्रारंभ से हीगेल के विचार से बहुत प्रभावित था, और जिस तरह से वो संसद में बैठता था डायट में यहाँ पे, और जिस प्रकार से वो अपना भाषण देता था, नियमों को चलाने का काम करता था, तो उसका एक अलग पहचान था कि बहुत बढ़िया कूटनीति व्यक्ति है, राजनीति बहुत अच्छे से इसको आता है। और इसीलिए विलियम ने क्या किया, इसको अपना प्रधानमंत्री बना लिया। और जैसे ही प्रधानमंत्री बना, कहा कि भले राजा निरंकुश हो, लेकिन पहले जर्मनी का एकीकरण करना जरूरी है। और निरंकुश राजा के साथ मिल के भी एकीकरण करना चाहता था, और उस प्रयास में वो जुट गया। प्रधानमंत्री बनते ही वो कहाँ चला गया, देश के एकीकरण करने के लिए पूरा योजना वो बनाने लगा कि कैसे इसका एकीकरण किया जाए। ठीक, उसका कहना था कि देखिए, चाहे उदारवादी विचारधारा के हो, राष्ट्रवादी हो, या निरंकुश हो, या कट्टरवादी हो, जो रहे, हमको अपने पूरे जर्मनी का एकीकरण करना है तो करना है, और हम एकीकरण करेंगे। तब उसके मन में सवाल आता है कि जब हम एकीकरण करेंगे तो समस्या क्या आएगा। तो दिमाग में है कि जैसे ही हम एकीकरण करने जाएंगे, ऑस्ट्रिया बीच में आएगा, तो उससे हमको करना पड़ेगा लड़ाई, और लड़ाई करने के लिए चाहिए मेरे पास सेना। तो उसने सोचा कि हमारे लिए सेना बहुत जरूरी है, और इसीलिए वो सबसे पहले किस चीज पे ध्यान देगा, सैन्य शक्ति पर, सेना को बढ़ाएगा, ताकि हम युद्ध में बराबर के टक्कर दे सके। और अपनाएगा क्या चीज, रक्त और लौह की नीति। मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन एकीकरण करेंगे। खून बहेगा तो बहेगा, लेकिन एकीकरण होगा। MBBI क्वेश्चन है, रक्त एवं लौह की नीति किसने अपनाई, बिस्मार्क ने अपनाया। साथ ही साथ इसने एक काम और किया, अनिवार्य सैन्य सेवा लागू किया। इसको भी अंडरलाइन करो, पिछला साल हम कहे थे कि सवाल पूछ सकता है, और फर्स्ट शिफ्ट में ये वाला क्वेश्चन पूछा था। इस बार करें काल स्वाद वाला इस चैप्टर से संभावना है एकदम कि पूछेगा, नया क्वेश्चन है, अब तक कभी नहीं पूछा है। ये पिछला साल से पहले कभी भी ये क्वेश्चन नहीं पूछा था, पिछला साल ही खाली पूछा है। वैसे ही काल स्वाद वाला अभी तक कभी नहीं पूछा है, तो फ्रेश क्वेश्चन है, इस साल पूछने की संभावना है। पिछले साल ये पूछा था। तो अनिवार्य सैन्य सेवा किसने लागू किया, बिस्मार्क ने। रक्त एवं लौह की नीति किसने अपनाई, क्यों ये दोनों काम किया, वो जर्मनी के एकीकरण करने के लिए। इसके लिए उसको पता था कि हमको सैन्य शक्ति की जरूरत पड़ेगा, युद्ध करना पड़ेगा, तो हमको ये सब चीजें करनी होगी। ठीक, अब देखिए 1830 में जब फ्रांस की क्रांति हुई थी, तो जर्मनी में भी आंदोलन हुआ, एकीकरण की बात की गई, लेकिन ऑस्ट्रिया और प्रसा ने ये संधि कर लिया कि हमने एकीकरण नहीं होने देंगे, और 1830 में एकीकरण नहीं हो पाया था। ये कहानी हम पीछे तुमको बता दिए थे। लेकिन अब ये बिस्मार्क भैया हैं, ये क्या करेंगे, अब एकीकरण वो करेंगे। एकीकरण कैसे करेंगे, तो देखो 1830 में और 1848 के बाद वाले टाइम में काफी चीजें बदल चुकी थी। 1830 था तो उस टाइम पे प्रसा शक्तिशाली था, लेकिन इतना नहीं कि वो ऑस्ट्रिया से टक्कर ले सके। लेकिन 1848 के बाद का वो समय है जब मेटरनिख इस्तीफा देके जा चुका है, प्रसा भी थोड़ा शक्तिशाली हो चुका है। अब वो चाहे तो ऑस्ट्रिया को टक्कर दे सकता है। जब वो जर्मनी के एकीकरण करेगा और ऑस्ट्रिया आक्रमण करेगा तो उससे लड़ सकता है, मुंह तोड़ जवाब दे सकता है। समझ गया? तो इस तरह से वो शक्तिशाली बन गया था। और 1864 में पहले ये दोनों मिलकर लड़ा, ऑस्ट्रिया और ये प्रसा कहेंगे तब जर्मनी भी समझते चलिएगा, ठीक। तो ये दोनों मिलके एक साथ है किसी और से लड़ा और दो जगह को जीता। एक का नाम है सेल्सविग, एक का नाम है होल्स्टीन। दोनों मिल के लड़ा था। किससे लड़ा? डेनमार्क से। डेनमार्क इन दो जगहों पे कब्जा किए हुए था।
तो प्रसा और ऑस्ट्रिया दोनों का ना कि एक काम करते हैं, हमने डेनमार्क से लड़ते हैं और लड़ के उसको हरा देंगे, आई दोनों जगह हमने जीत जाएंगे। जब ये दोनों जगह जीत लेगा तो एगो मिल जाएगा प्रसा के, एगो मिल जाएगा ऑस्ट्रिया के। कल ही वाला कहानी चल रहा है कि जीते तो एगो तू ले लो, एगो हम ले ले। तो ये दो जगह है। 1864 में डेनमार्क से लड़ाई किया, कौन? ऑस्ट्रिया और प्रसा दोनों साथे मिलके डेनमार्क को हराया, इन दोनों जगहों को जीता। और जीतने के बाद प्रसा को मिल गया सेल्सविग और ऑस्ट्रिया को मिल गया होल्स्टीन। अब यहाँ से बिस्मार्क अपना कूटनीति शुरू करेगा। ये तो बिस्मार्क को मिल गया, प्रसा को मिल गया, कोई दिक्कत नहीं। ये किसको मिल गया है? ऑस्ट्रिया को। इसमें एक खास बात यह है कि यहाँ भी जो लोग रहते हैं वो जर्मन भाषा बोलते हैं और यहाँ भी जो लोग रहते हैं वो जर्मन भाषा बोलते हैं। और प्रसा में भी, जर्मनी में है जर्मन भाषा। तो ये तो मिलल है प्रसा के, कोई दिक्कत न है। वो इसको अपनी ओर खींचना शुरू किया। प्रसा कहा कि आ जाओ हमारा में। कैसे? ताकि तुम जर्मनी, हम भी जर्मनी, ये भी जर्मनी, तो हमने सब तो एक हैं, तब मिल जाओ। तो यहाँ के जो लोग हैं वो कहें कि बात तो सही है, हमने के एकरा में मिल जाना चाहिए। यहाँ पे कब्जा के कर है ऑस्ट्रिया के, और कर हिस्सा ये लूटना चाह रहा है, तो क्या वो लूटने देगा? वो इसका विरोध करेगा। तब विरोध करेगा तो लड़ाई करे पड़ेगा। तो लड़ाई करेला एक आध गो दोस्त चाहिए प्रसा को भी। जैसे इटली अपना एगो दोस्त रख लिया था नेपोलियन 3 को, बार बार कहले कि ला ना हई वाला जगह तू ले ला, तू चुप रहा, तू लड़ा चुप रहा। वैसे ही अपना कहानी शुरू करेगा। जीतने के बाद सेल्सिक प्रसा को मिल गया, होल्स्टीन ऑस्ट्रिया को मिल गया, लेकिन दोनों राज्यों में जर्मनी लोगों की संख्या अधिक थी। तो प्रसा ने कहा कि देखो हमने सब जर्मनी हैं, हम लोग एक होकर रहते हैं। जैसे ये बात कहा, ऑस्ट्रिया कहा कि देख रे, तू अपन जगह पर जोन करेला हो कर, हमर जगह में तू कहला घुसित है। ये कहा कि ये यहाँ के जर्मनी वाला है, सब हमरे में ना मिलेगा, हमने सब एक साथ रहेंगे। तो ये कहा कि ये लागे हो जाएगा लड़ाई बुआ। तो कहा कि लड़ाई करेगा, चलिए बढ़िया बात है, तू लड़ेगा कैसे? ये है तुमको ऑस्ट्रिया, ये है तुमको प्रसा, और यहाँ पे मान लो दोनों जगह है। तो यहाँ से ये तो अपना जगह पे कब्जा कैले है प्रसा, हाई वाला जगह पर, इसको यहाँ कब्जा करना है। तो तू जैवा करने में है बेटा, जैवा तो हमरे में है, ये में पार करेगा तो नहीं यहाँ पहुँचेगा। कहा कि पार होके दिखावा। जैसे समझो, थोड़ा मैप न दिखा रहे, हम समझा रहे हैं। ये हो गया तुमको ऑस्ट्रिया, ठीक, ये हो गया तुमको प्रसा। ये दो को जगह जीता था, तो एक है सेल्सिया तो एस लिख दिए, एक है होल्स्टीन तो ये लिख दिए एच, ठीक। ये मिल गया है प्रसा को और ये मिला है किसको? इस ऑस्ट्रिया को। ये दोनों जगह पे कौन भाषा के है? सब जर्मनी है, ठीक। तो प्रसा करा है कि हमने सबका हो जाओ, एक हो जाओ। तो ये तो एक में कैले है, वो इसको भड़का रहा है कि तुम मिल जाओ केकरा में? हमरा में। तो यहाँ से बोल रहा है कि रे बैमंटा, तोरा तो हम दे दिलू की बोला, ये तो हमर है। तो कहा कि तोर है तो ले ला। तो लेवे लगी तू सेना उना लेके हमारे से लड़े, यहाँ पर जेब सेना लेके करने में है जेब हमरे में है ना, तनी जाके दिखावा, अपने गाँव में मार के तोरा गिरा देबो इज्जत। तो अब बेचारा वो वहां पे जा नहीं सकता है, लफड़ा है। और प्रसा क्या करेगा? कहेगा कि आ जाओ हिन्ने। ये क्या इस बात को बर्दाश्त करेगा? कहेगा कि सब ना चलतो, लड़ाई हो जातो। वो कहेगा कि ठीक है तू लड़ाई करो। बिस्मार्क कहता है कि हम तो चाह रहे हैं कि तू हमारे से लड़, लेकिन एक चीज हाँ चाह रहा है, प्रसा सोच रहा है कि अगर आगे आक्रमण हम कर दिए तो सब पकड़ लेगा केकरा? हमारा। तू लड़ाई लगाना है। अगर ग्रुप में भी मान लो 2 गो दोस्त लड़ जाए, 2 लड़का यहाँ पे, तो हम सबसे पहले किसको मारेंगे? जो लड़ाई शुरू किया होगा। तो इनमें जो तेज लड़का होगा और दाव बना लेके जो मारना है, तो सीधे लड़ाई नहीं करेगा, कुछ कुछ बात करके ऐसा नुकसाएगा ना कि आगे वो हाथ छोड़ देवे। जैसे वो हाथ छोड़ेगा मार के लतिया देगा। हम देखेंगे, जाएंगे पहले का धन करे तू काहे मारा, तो कहेगा कि सर जी ये बोल रहा था जैसे तैसे। तो हम कहेंगे बोल रहा था तो तू हमरा कहता काहे किया, पिटा जाएगा उल्टी बेचारा। वो है
बिस्मार्क वही दिमाग लगाया, कहा कि युद्ध तो करना है लेकिन आगे आक्रमण नहीं करना है, आक्रमण पहले ओकरा से करवाना है, तब हम दुनिया के सामने कहेंगे कि देखो ये जास्ती कर रहा है, हमारे पर अटैक करता है। तो बिस्मार्क कहाँ है? प्रूसिया के ना प्रधानमंत्री है। कंफ्यूज हो जा रही है। प्रूसिया कहो या जर्मनी कहो या बिस्मार्क कहो या विलियम कहो, विलियम राजा है, बिस्मार्क प्रधानमंत्री है कहाँ के? प्रूसिया के। प्रूसिया कहाँ है? जर्मनी में। एक ही बात चल रही है, कोई भी चारों में से नाम ले तो आप उसी को केंद्र में रखिए, ठीक। तो बिस्मार्क कहा कि तू अटैक कर, ताकि हम दुनिया के सामने साबित करें कि ऑस्ट्रिया एक आक्रमणकारी देश है, हमने के मारे पीड़ित रहता है, हम अपने बचाव में लड़ाई कर रहे हैं, हम आगे ना मारे के लिखे, वो मारे थे तो हम अपन बचाव कर रहे हैं। वो बचाव में ये लतियाम ने उनका कि खत्मे करिए देम, लेवे करम, ठीक। अब वहां पे था कि जब हम एक से लड़ेंगे तो सपोर्ट में कोई देश चाहिए। तो बिस्मार्क पहुंचा कहाँ? फ्रांस। इटली भी पहुंचा था कहाँ? फ्रांस, काउंट काबूर। अब बिस्मार्क भी से कहाँ पहुंचा? फ्रांस। आ कहा कि ये भैया हमनी दोनों लड़ाई करबू, ऑस्ट्रिया प्रूसिया, तू क्या करी? चुपचाप कुछ ना बोली। इटली का कहा था, पहला बार कहा था कि जब हम ऑस्ट्रिया से लड़ेंगे तो आप मेरी मदद करिएगा, और दूसरा बार कहा था कि आप चुप रहिए। ये पहले ही कहा था कि आपको मदद करने की कोई जरूरत नहीं, आप खाली चुप रहिए। तो कहा कि हम ऐसे चुप ना रहेंगे। तो कहा कि ठीक है, ऐसे चुप नहीं रहेगा तो तुमको हम अपने देश का कुछ हिस्सा दे देंगे। सेम टू सेम इटली वाला प्रक्रिया अपनाया। साथ ही साथ बिस्मार्क गया कहाँ? इटली जाके विक्टर इमैनुअल से या कहो कि काउंट काबूर से संधि कर लिया कि जब हम ऑस्ट्रिया पर आक्रमण करेंगे उसी टाइम तू भी करना। ये मान लो ऑस्ट्रिया है, इन्हें जर्मनी है, इन्हें मान लो तुमको इटली है, ये है तुमको ऑस्ट्रिया। तो ये दोनों मिलकर संधि किया है कि फ्रांस के तो हमने अपन पक्ष में लिए हुए हैं, ये अगर तोरा पर आक्रमण कर दिया तो हम इन्हें से एकरा पर, तो इन्हें से तू मारी, इन्हें से हम हूँ, अगर हमरा से लड़ा तो तू इन्हें से मार के एकरा गर्दा कबार दी है। दोस्त बतिए लेके ओकरा से जाई थी लड़े, जहाँ हम से लड़ होने से तू आई है मर थप, चाहे तोरा से लड़ तो हम मर थप लगा दिया लड़ाई। दोनों मीटिंग करके कर लिया। बीच में आता फ्रांस, उसको कहा कि चलो ना तोरा कुछ दे देवे, तू खाली चुप रहिया। पूरा बात कर लिया और इस तरह से आक्रमण शुरू हुआ। उन्हें इटली होकर जगह पर कब्जा करिए लिया था उसी दौरान। आज जर्मनी हेने से, यानी एगो हेने से कुट रहा है, एगो हेने से कुट रहा है। फ्रांस यहाँ चुपचाप बैठ के करा है कि हम कुछ ना बोलबुआ, हम ना देख लिए कुछ, तू नहीं अपन समझा, ये अपन जुगाड़ लगाए हुए है, ठीक। तो जब बार बार उसका आक्रमण करने का बात किया जा रहा था तो ऑस्ट्रिया 1866 में किससे लड़ेगा? प्रूसिया से। और जैसे ही प्रूसिया से लड़ेगा उस युद्ध का नाम क्या है? सेडोवा का युद्ध। और ऑस्ट्रिया दोनों तरफ से फंस जाता है, एक दिने से इटली, एक दिने से जर्मनी। अब फ्रांस तो चुपचाप है। तो दुद्दू को जब मिल के मारेगा तो बेचारा केकरा संभाले। तो ऑस्ट्रिया इस युद्ध में हार जाता है, सेडोवा के युद्ध में, समझ गया। फ्रांस को वो अपने पक्ष में रखे हुए था। कौन? जर्मनी। ये फ्रांस है, ठीक। फ्रांस के जर्मनी अपन पक्ष में कहले है, इटली एने से अपन पक्ष में किए हुए है, और ऐसे करके मिला करके लड़ाई चल रहा है। सर जी आज हम लेट खींचेंगे, हमारे लेट से शुरू हुआ है ना, समझ में आ रहा है? ले देख बढ़िया समझो। ये कौन है? ऑस्ट्रिया। ये कौन है? जर्मनी। ये कौन है? इटली। और यहाँ पे कौन है? फ्रांस। समझो, जर्मनी का इसका कहना है, जर्मनी कहो या इसको चुपचाप मान लो, काची प्रूसिया मान लो, ठीक। प्रूसिया पूरा इलाका है जर्मनी, उसमें एक छोटा सा जगह था, कौन? प्रूसिया। प्रूसिया के कहना था कि हम पूरे इलाके का क्या करेंगे? एकीकरण। जब ये पूरे इलाके का एकीकरण करेगा, क्या ये करने देगा? ये लड़ाई करेगा। तो ये गया इसके पास, यहां भी चाह रहा था एकीकरण करना, लेकिन जब ये एकीकरण करेगा तो क्या इसको करने देगा? ये एकरो मारेगा और एकरो मारेगा। तो ये दोनों कर लिया मीटिंग कि अगर ये हमरा मारत तो तू एने से एकरा कूट दी है,
और अगर ये तोरा मारत तो इन्हें से हम तोरा एकरा कूट देव। ठीक, पुरातन व्यवस्था चाहिए, हम जैसे शासन चला रहे हैं उसे चलना चाहिए। तोर अनुसार चलेंगे तो फिर हमारा जो सत्ता है वो खत्म हो जाएगा, हमारा जो प्रभाव है वो खत्म हो जाएगा, वो मेरा खत्म नहीं होना चाहिए। इसीलिए समझ गए। अब देखो ये दोनों मिल गया। अब कहा कि जब हमने दोनों लड़ेगा तो बीच में पक्ष लेके कौन आ सकता है? फ्रांस। तो ये कहा यहाँ पे आके कि भैया हम तोरा कुछ जगह दे देंगे, आप चुप रहिएगा, एकरा से लड़ेंगे तो इहो इन्ने से एकरा भी कहा भैया हम आपको कुछ जगह दे देंगे, इससे हम लड़ेंगे तो मदद करिएगा, आना तो आप चुप रहिएगा। फ्रांस को हो गया फायदा, जब एकरा इन्ने से जगह मिला, इन्ने से जगह मिला तो एक लड़ाई में कहला पड़े जाओ। तो 1866 में इल आक्रमण कर दिया एकरा पर, प्रसा पर। तो इन्हें वो आक्रमण करेगा तो इन्हें से एक धर के लतिया देगा। आई यहाँ से चुपचाप देखते रहेगा कि हम कुछ न जाने के लोग, तू नहीं अपन समझ, हम कुछ न बोलेंगे। समझ में आया क्या कर रहे हैं? तो इस तरह से लड़ाई हुआ। जो इन दोनों के बीच 1866 में लड़ाई होगा उसी का नाम क्या है? सेडोवा का युद्ध। और इस युद्ध में एक दिन से इसको प्रसा मार रहा है और एक दिन से इसको इटली मार रहा है कि ये दोनों को हैंडल कर पाएगा। तो ये युद्ध को क्या होता है? हार जाता है। आक्रमण पहले कौन किया था? ये किया था एकरा पर। एकर चाल था कि तोरा बेटा ऐसा फंसाएंगे ना कि आगे तू ही आक्रमण हमारा पे करो। आक्रमण जैसे किया, दोनों मिलकर मार के कूट दिया और इसको हरा दिया। अब समझ में आया क्या समझा रहे थे? ठीक, तो ऐसे करके युद्ध हो गया बुआ। और युद्ध होने के बाद यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया हार गया। और जैसे ही ऑस्ट्रेलिया हारेगा, बचल खुचल जो इलाका है उसका क्या करेगा बिस्मार्क? एकीकरण। समझ गया। अब रह गया जर्मनी के दक्षिण वाला भाग। और दक्षिण वाला भाग में प्रॉब्लम ये था कि अगर वहां पे वो गया कब्जा करने, एकीकरण करने, तो वहां पे था कौन? फ्रांस। बिस्मार्क के लगा कि ऑस्ट्रेलिया को तो हरा दिए, फ्रांस को अपने पक्ष में लेके अब की फ्रांस से हमारा लड़ाई करे पड़ जाएगा, काहे कि उन्हें वो तो कब्जा हमको नहीं करे देगा। ठीक, अब बिस्मार्क तलाश करा था बढ़िया मौका के कि कखनी फ्रांस धराए। पहले जमीन दे के ओकरा अपन लोभ में लेके ऑस्ट्रेलिया के मार के कूट दिया, अब फ्रांसे के कूटना था। तब फिर बिस्मार्क ढूंढ रहा था कोई मौका कि मिले फ्रांस के धर के हम कूटी। मौका उसको मिल गया। उस टाइम पे एक देश है स्पेन, वहां पे राजा कौन बनेगा इस बात को लेकर के हो गया लड़ाई। ठीक, स्पेन में राजा कौन बनेगा इस बात के चल रहा है लड़ाई। और लड़ाई किसके बीच? फ्रांस कह रहा है कि देखो भाई यहाँ पे प्रसा का अधिकार नहीं होगा। कहानी को समझो क्यों लड़ाई होगा। मैया ये वाला के उधर वाला ऑस्ट्रेलिया वाला समझ में आ गया, मार के काम क्लियर कर लिया। कोई दिक्कत है वहां तक में? हाँ, बिस्मार्क लड़ेगा, हो गया। ऑस्ट्रेलिया हारा तो ऑस्ट्रेलिया में मेटरनिक चला गया है, अब जो होगा वो हार गया। बिस्मार्क प्रसा में है। अरे हम कखनी कहें कि बिस्मार्क ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया में मेटरनिक नहीं पागल। अब मेटरनिक 1848 में खत्म हो गया है। ओके, अगर हम ऐसा बात कहे हैं तो सामने रिकॉर्डिंग हो रहा है, वो वीडियो देखियो और क्लिप काट के हमारा भेजियो। तो कखनी हम बोले हैं कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री बिस्मार्क था, प्रसा के है, जर्मनी के है, समझी? तू उई में चल जा रही है। हाँ, ये तो कखनी बता दिए मैप में कि ऐसे करके ना बताया कि ऊपरे प्रसा नीचे डायट है, बाकी और भी छोटा छोटा टुकड़ा था। सबसे शक्तिशाली कौन है? प्रसा। इसीलिए हम जर्मनी कह दे या प्रसा कह दे, बात वही है। इन्ने वाला में आओ, ये वाला में थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। ऑस्ट्रेलिया बुआ इन्हें देखो, ऑस्ट्रेलिया के काम हो चुका है खत्म, उन्ने वाला जगह का हो चुका है एकीकरण। ऊपरे मान लो ये पूरा जर्मनी था ना, तो प्रसा ऊपरे वाला इलाका में कर लिया है एकीकरण। अब करना कहाँ है? नीचे। यहाँ पे किसका प्रभाव है? फ्रांस के। तो फ्रांस के लड़ाई में हरावे पड़ेगा ना जी, तो नहीं पूरा जगह पे कब्जा होगा। तो बिस्मार्क ढूंढ रहा है मौका। तब एक देश हुआ करता था स्पेन। ठीक, स्पेन के राजा गया
मर। तो अब अगला राजा कौन बने, इस बात को लेकर के हो गया विवाद, क्योंकि जो प्रसा है ना, प्रसा का यहाँ पे था रिश्तेदारी, नानी घर। अब राजा के बेटा नहीं है, तो राजतंत्र में है कि राजा के बेटा राजा बनता है, न है तो ओकर बेटी के जो सबसे बड़का बेटा है वो राजा बनेगा। तब यहाँ पे बिस्मार्क कहा कि देखिए स्पेन में तो राजा मर गया, तो अब हमारे देश के जो राजकुमार है उन्हीं को यहाँ का राजा बनाया जाना चाहिए, वही उत्तराधिकारी हैं। तब फ्रांस कहा कि ऐसे कैसे, ई बउआ तो कभी न हो। तो बिस्मार्क कहा कि यह तो मौका है, फ्रांस कहा कुछ और। अब बिस्मार्क अपने देश में उस बात को तोड़ मरोड़ के बता दिया कुछ और, ऐसा बताया ना कि जर्मनी के जनता फ्रांस के विरुद्ध में खड़ा हो जाए, कर दिया, नीति लगा दिया, हो गया विरुद्ध में। और उसके बाद कर दिया फ्रांस से भी लड़ाई। कौन? प्रसा। प्रसा मतलब बिस्मार्क, ठीक। जर्मनी विलियम। उस टाइम पे राजा कौन हुआ करता था? नेपोलियन 3। कल बताए थे नेपोलियन 3 के बारे में, ठीक। तो नेपोलियन 3 से हो गया लड़ाई। तो कल बोले थे ना कि बिस्मार्क क्या करेगा, इसको पीटने के लिए पहले इससे दोस्ती करेगा, अब फिर एक हराने के बाद इनको कूटत। तो देखो पहले ऑस्ट्रिया को हराने के लिए फ्रांस से दोस्ती किया, और बाद में जब ऑस्ट्रिया को हरा लिया तब फ्रांसों के कूटा। अब वो हुआ तुमको सेडोन का युद्ध। और सेडोन का युद्ध कब हुआ है बुआ? तो वो हुआ है तुमको 1870 में युद्ध शुरू हुआ था। इतना बेइज्जती किया ना फ्रांस के बिस्मार्क है कि फ्रांस कहा कि अब एक पर अटैक कर ही पड़ेगा। ऑस्ट्रिया का उसी किया था, इतना ओकर बेइज्जती किया कि अंततः 1866 में अटैक कर दिया था और मारा कूट के। एक उसी इतना तंग किया ना, इतना तंग किया ना कि 1870 आते आते नेपोलियन कहा कि एक मार, ये बड़ी अति करी थे। अब बिस्मार्क करा था कि तू पहला बार खाली मार, अगला बार तो हम संभालिए लेंगे। हो गया युद्ध, और इस युद्ध में फ्रांस की पराजय हो गई और ये प्रसा जो है वो जीत गया, बिस्मार्क की जीत हुई। उसके बाद इन दोनों के बीच हुई संधि, जिसका नाम है फ्रैंकफर्ट की संधि। ये जर्मनी में एक जगह है, तो वहां पे संधि हुआ। कब हुआ? 1871 में। VVI क्वेश्चन है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? सेडोन का युद्ध कब हुआ? सेडेवा का युद्ध कब हुआ? किसके बीच हुआ? कौन जीता, कौन हारा? ये सब आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आए ना, कम से कम 1871 आप याद रखिए। तो 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई, और इसी संधि के साथ जर्मनी का भी हो गया एकीकरण। समझ गई? क्योंकि अब इसको टक्कर देने वाला कोई नहीं था। ये 2 भाग में बटल था ना जर्मनी, ठीक, एक ऊपरे एक नीचे। ऊपरे ऑस्ट्रिया के प्रभाव था, प्रसा ने उसका काम खत्म कर दिया। कब? 1866 में। नीचे किसका प्रभाव था? फ्रांस के। डायट था, सही बोल रही है, यहाँ पे डायट था, लेकिन अगर यहाँ पे एकीकरण करने आता तो बीच में लड़ाई करे कौन आ जाता? फ्रांस आ जाता। फ्रांस उसको लड़ना था, तो यहाँ पे क्या कर लिया? 1870 में एकरो से लड़ लिया, एकरो काम खत्म। 1866 में इन्ने एकीकरण कर दिया, और 1870 में इन्ने, और 71 में संधि उन्धि करके पूरे तरह से जर्मनी का हो गया एकीकरण। यही इसकी कहानी है। समझ गए? इतने था ना जी, अब कुछ ही बचा। तो इस तरह से एकीकरण हुआ बुआ, और यहाँ पे एक नया देश दुनिया के मानचित्र पर उभर के सामने आया। और जब ये 2 राज्य के एकीकरण हो गया, तो आसपास के जो छोटे छोटे देश थे, बोहेमिया, पोलैंड, ये सब, वो कहा कि अरे यार तूने कर लिया एकीकरण तो हमहू करेंगे। अब वो जो छोटे छोटे देश थे, जो राज्य थे, वो वहाँ भी आंदोलन होगा, और आगे चल के उसका भी एकीकरण हो जाएगा। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट आएगा तुमको यूनान, उसके बाद पोलैंड, हंगरी, बोहेमिया, ये सब देखो, ये सब नाम दिया हुआ है। तो यूनान को, हंगरी, बोहेमिया, जो पोलैंड है, उसको हम लोग अगले क्लास में पढ़ के और पूरे तरह से इसको खत्म कर देंगे। वो सब भी तुरंत अपना एकीकरण कर लेगा। 2 मेन हो गया, अब देखा देखी सब कर लेगा। और जब सब कर लेगा तो उसका प्रभाव पड़ेगा हमनी पर, कि वहाँ के आदमी लड़ के अपन आज़ादी ले एकीकरण कर ले, हमनी ना करबे, हमनी अंग्रेज से लड़ जाएंगे, हमारा कर आजाद, छोड़ हमरा, ठीक। और हम लोग भी 1947 में आज़ाद हो जाएंगे, एकीकरण
कर लेंगे। दक्षिण अफ्रीका में हो जाएगा, यानी जो भी नए नए देश थे वहां पे भी, जो गुलाम देश थे वहां भी ये कहानी चलेगी। समझ गए? तो वो हम लोग अगले क्लास में देखेंगे।